भाई तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ सवाल बनाए थे भाई, याद है? तो एनसीईआरटी के कुछ सवालों में से कुछ सवाल रह गए थे क्या हमारे? अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मतलब खासकर मैंने आपको बताया था लास्ट के 2-3 सवाल, तो पता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में एक डेरिवेशन भी है। क्या भी है? अपने आप में एक डेरिवेशन भी है। एंट्रेंस लेवल वालों को तो वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएंगे आगे जाके। क्या बन जाएंगे भाई? निकालो एनसीईआरटी, निकालो भाई। नई वाली एनसीईआरटी हमने 7वां क्वेश्चन लास्ट किया था। 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। A spring balance has a scale that reads 0 to कितना 50 kg। यानी बेटा बातें बंद करेंगे, यानी कि एक स्प्रिंग बैलेंस से हम मैक्सिमम कितना वजन निकाल सकते हैं? 50 kg। द लेंथ ऑफ द स्केल इज, जो इसकी टोटल लंबाई है, अगेन जो इसकी मैक्सिमम लंबाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, विच इज 0.2 मीटर। अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस देन डिस्प्लेज एंड रिलीज ऑसिलेट विद टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड पे ऑसिलेट कर रही है वो? 0.6 सेकेंड पे। तो आपको बताना है कि जिस बॉडी को वहां से टंगाया गया था उसका वेट क्या है। जरा सवाल को समझना। सवाल यह है कि आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? 0.2। क्या मैं इस L को X मैक्स भी कह सकता हूं? और जो मैक्सिमम वजन उस पर लगाया जा सकता है वो कितना है? क्या इन दोनों की मदद से मैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकता हूं? कैसे? जब मैं उस पर 50 किलो का वजन लगाऊंगा तो वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? इतना। ये तो फैक्ट है। तो क्या मैं इस डेटा की मदद से स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकता हूं? कैसे? अगर मेरे पास मैक्सिमम मास 50 किलो है तो मैक्सिमम फोर्स कितनी हो जाएगी? आंसर है 500 न्यूटन। इतना सबको पता है। तो अगर मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला लगाता हूं विच इज kx या माइनस kx, तो फोर्स का फॉर्मूले में फोर्स कितनी आ गई? 500। के हमें निकालना है, x कितना है? 0.2। कितना है? तो यहां से हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2500, है ना? यानी कि 2500 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैंने कैसे निकाला? मेरे को मैक्सिमम फोर्स दे रखा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब आप सबको पता है क्या करना है, मुझे वेट निकालना है। क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k रहता है? अब मुझे टाइम पीरियड, अच्छा मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? टाइम पीरियड 2π√m/k, बिकॉज स्प्रिंग बैलेंस में क्या लगा रहता है? स्प्रिंग। और अगर वो ऑसिलेट करेगा तो स्प्रिंग बैलेंस वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा। तो कितना फॉर्मूला आया भाई टाइम पीरियड का? 2π√m/k। टाइम पीरियड में 0.6 दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 डाल दी। m हमें निकालना है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हमारे पास? 2500। क्या यहां से 50 बाहर आ जाएगा? तो 0.6 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 6.28 अपॉन में कितना आ जाएगा? 50। अंडर रूट क्या बच जाएगा? m। क्या यहां से मास आ जाएगा हमारे पास? अरे बोलो। और अगर मास आ गया तो क्या मास आने के बाद वेट आ जाएगा? वेट कितना होता है बोलो? mg। तो मास आ गया, g से मल्टीप्लाई कर देना, वेट भी आ जाएगा। सही है क्या? दोबारा से, एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसपे अगर मैं 50 किलो लगाता तो वो कितना डिस्प्लेस होता? 0.2। तो इस डेटा की मदद से मैंने क्या निकाल लिया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या निकाल लिया? सही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पहले से दे रखा है 1200 न्यूटन पर मीटर, और उसको एक मास के साथ टंगा रखा है। मास हमारे पास कितना है? 3 किलो। सही है। द मास इज देन पुल्ड साइडवाइज टू डिस्टेंस। कितना पुल किया उसको? 2 सेंटीमीटर पुल किया, यानी 0.02। जल्दी बताओ ये x है या a है?
अगर मैंने उसको 0.2 मीटर डिस्प्लेस किया है तो वो x है या a है? आंसर है a है, क्योंकि मैं उसको 0.2 लेके गया और छोड़ दिया, यानी वो मैक्सिमम हुआ ना उसका। अब वो मैक्सिमम 0.2 इधर जा सकता है या 0.2 ऊपर जा सकता है, उससे आगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। यार वैसे भी x मैक्सिमम जो होता है क्या वो एम्पलीट्यूड ही होता है? अच्छा, आगे का सवाल क्या? आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? स्पीड। सबसे पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या ये कहना ठीक है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाय k रहता है, और हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड रहता है, तो क्या इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m हो जाएगा? क्या हमारे पास k है? हाँ। क्या हमारे पास m है? हाँ। सब कुछ है? हाँ। क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इतने हर्ट्ज? सही है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं निकालना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ए। सर हमारे पास ओमेगा तो है नहीं, क्या हो गया? ओमेगा नहीं है, तो हमारे पास 2 पाई एफ तो है। अच्छा, नहीं समझ में आया। क्या ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है और 1 अपॉन टी क्या होता है? एफ होता है। समझ गए क्या? तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड हमारे पास 0.02 है। ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, माइनस में इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या निकालने का बोला गया है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है क्या? अब ऐसा मत करो यार, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस। लेकिन मुझे तो कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 1 हो जाएगा? बिकॉज मैक्सिमम के लिए कॉस की वैल्यू क्या रहती है? 1। तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा हो जाएगा? अब जल्दी से जहां पे आपने फॉर्मूलों की लिस्ट बनाई थी वहां पे ये दो फॉर्मूले ऐड कर लो, ए मैक्स और वी मैक्स का। जहां फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी ये वाले दोनों फॉर्मूले ऐड कर लो। केमिस्ट्री की क्लास बेटा कल से शुरू हो रही है हमारी, नई चैप्टर की। अभी तक पुराना चैप्टर चल रहा था एक्चुअली में। कल शुरू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। हाँ, ये दो फॉर्मूले ऐड हो गए। ये दो फॉर्मूले ऐड हो गए भाई। चलिए, अब अगर ऐसा है तो मेरे पास वेलोसिटी मैक्सिमम अगर मुझे निकालनी है तो एम्पलीट्यूड मेरे पास 0.02 है और ओमेगा 2 पाई बाय टी यानी कि 2 पाई एफ होता है। ये सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी इतना मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है, सही। ठीक है। 11th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था शायद। हाँ, होमवर्क दिया था और क्या। अच्छा, क्या आपको याद है 11th क्वेश्चन में हमें सर्कुलर मोशन के फॉर्म में दे रखा था और हमें उससे वेव फंक्शन बनाना था। लेकिन 12th देखो उल्टा है, हमें क्या दे रखा है? वेव फंक्शन, और क्या बनाना है? सर्कुलर मोशन। सही है क्या? इसके कोई भी दो पार्ट करवाए तो हम, जैसे पहला देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक सर्कल बनाना होगा। अरे बोलो, एक सर्कल बनाने के बाद अब हमें क्या क्या चीजें दे रखी है अगर आप कंपेयर करो तो क्या x इज इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस पाई बाय 3 को अगर मैं कंपेयर करूं किससे? a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो क्या मेरे को 5 मिल गया? कितना है? पाई बाय 3। अच्छा, अब सेंटर से अगर मैं ये लाइन बनाता हूं जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्या हमारा एम्पलीट्यूड 2 का है? माइनस प्लस तो डायरेक्शन है ना। अच्छा, क्या आपको याद है कि हम इसमें बनाते थे, हमारी शुरुआत कहां से हुई है? क्या हमारी जो शुरुआत है वो हो रही है पाई बाय 3 से। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री से। कितने से? उसको मैं बना देता हूं ब्लू कलर से। मैं यहां पे लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहां से शुरुआत हुई है। अबे बोलो बे,
कितने एंगल पे शुरुआत हुई है? पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री पे। सही है क्या? प्लस में है तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? इधर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमें ओमेगा 3 दे रखा है? अब अगर ओमेगा 3 है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय टी। क्या होता है? तो टाइम कितना आ गया यहां से? 2/3 पाई। कितना आ गया? तो क्या इसी के साथ हम टाइम लिखेंगे कितना? 2 पाई बाय 3। सही है क्या? ये हमने डायग्राम बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ पे 5 किसका रहता? माइनस का, तो मैं कह चला जाता एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। हो जाएगा। अब लास्ट वाले पार्ट में देखो 5 कितना है? 0 है। 5 कितना है? तो क्या ये नीली लाइन भी यहीं आ जाएगी? अरे हो जाएंगे यार, एफर्टलेस क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 13th क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है, होमवर्क दे रहा हूं। 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नहीं स्किप, हाँ पहले ऑसिलेशन करवा दिया था, बीच में स्किप किए थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी। हो जाएगा ना? करा रहा हूं मैं वैसे, पर प्यारा सवाल है। अब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। एक सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है ऑफ अ लोकोमोटिव स्ट्रोक्स। लोकोमोटिव मतलब यहाँ पे है एक मशीन जो चल रही है इधर से उधर, और उसमें एक स्ट्रोक का मतलब किक है। क्या है? एक प्रकार से जिसका एम्पलीट्यूड के उसकी लेंथ एम्पलीट्यूड के डबल है। एक पिस्टन है जो ऊपर नीचे होता है, अब जो उसकी लंबाई है वो क्या है? एम्पलीट्यूड से डबल है। अब इसका मतलब एम्पलीट्यूड लंबाई का आधा हो गया, यानी 1 मीटर उसकी लंबाई है, उसका आधा कितना हो गया? तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0.5। इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आपको एंगुलर स्पीड दे रखी है कितना? 200 रेडियन पर मिनट है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? रेडियन पर सेकेंड में। किससे? 60 से। किससे? तो ये आ गया 10/3 रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा। क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड। लो जी, अगर आप ये वाला हिस्सा समझ गए तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आज ही पढ़ा है हमने, ए ओमेगा। क्या पढ़ा है? अब तो ये सवाल बचा ही नहीं कुछ। ए कितना है? 0.5। ओमेगा कितना है? 10/3। कितना आ गया? 10/6। क्या? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि सब कुछ हमने किस में लिया है? ऐसा यूनिट में, तो आंसर भी किस में आएगा? ऐसा यूनिट में आ जाएगा। सही है क्या? प्यारा सवाल है। 15th क्वेश्चन, इसके ऊपर हमने ओरली डिस्कशन किया था क्लास में। कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज कितना? जी की वैल्यू मून पे 1/6 होती है, यानी 1.7 इंटू में, सॉरी कुछ नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज? उसका अर्थ पे टाइम पीरियड कितना है? 3.5 सेकेंड है। सबसे पहले बताओ, मून पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब अगर अर्थ की बात करें तो टाइम पीरियड अर्थ पे फॉर्मूला बोलो, 2 पाई √L/G। सही है क्या? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई √ जीवन आसान करने के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G। क्या जी यहां पे अर्थ पे आएगा? क्योंकि जी टाइम पीरियड अर्थ पे ले रहे हैं ना। अच्छा, सिमिलरली यही इक्वेशन किसके लिए बना दो? चांद के लिए। चांद के लिए बनाओगे तो क्या आएगी? टाइम पीरियड मून का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G मून का। सही है क्या? कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चे। क्या यार देखो, जब भी 2 केसेस दे रखे हो सिमिलर फॉर्मूले के, कभी भी सॉल्व मत करो, इक्वेशन बनाओ, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? क्या यहां पे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अब इन दोनों क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे तो टाइम पीरियड अर्थ अपॉन में टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। या दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो। क्या 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, L से L कैंसिल, तो G ऊपर किसका आ जाएगा? मून का, और G नीचे किसका आ जाएगा? अर्थ का। सब कुछ है आपके पास। अर्थ पे टाइम पीरियड बोलो 3.5। क्या करना है इसका? स्क्वायर। G बोलो मून पे भाई 1.7, ये बोलो 9.8। आपको पता है क्या आंसर आएगा? 6। अरे 1/6 तो होता है ना, तो बस सॉल्व कर दो। यहां से टाइम पीरियड किस पे भी आ जाएगा? मून पे इतना सेकेंड। सही है?
सही है, पक्की बात। 17 क्वेश्चन पढ़ो। क्या 17 क्वेश्चन पढ़ के कुछ याद आया? सॉरी, हाँ हाँ, तो 10/6 5/3 एक ही बात है ना। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने ऐसे कर दिया ना, मैंने 0.5 को 1/2 कर दिया, तो 1/2 करके 3 into में 6 कर दिया था। बात तो एक ही है। आगे और डिवाइड करेंगे 5/3 और आगे कर देंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड। चलिए, क्या कह रहा था मैं? 17 क्वेश्चन पढ़ के कुछ याद आया क्या किसी को? नहीं याद आया होगा, इसके वीडियो बना चुका हूं मैं। कह रहे हैं एक पेंडुलम है हमारे पास। क्या है? हमने उसको क्या किया? किस पे बांध दिया? गाड़ी की छत पे बांध दिया। किस पे बांध दिया? अब अगर गाड़ी भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, गाड़ी भी अगर एक, तो बताओ उसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बताओ उसके। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पेंडुलम गाड़ी के ऊपर लगा दिया और गाड़ी को किसके आसपास घुमाया? गोल चक्कर के आसपास। और क्या देखा कि किसमें चेंजेस आए हैं? टाइम पीरियड में। ऑब्वियसली बात है, हमने वहां पे कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करी, बट चाहे तो कर भी सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे, समझते हैं। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड में चेंज आएगा क्यों? क्या जब हम सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे तो जी की वैल्यू बदल जाएगी? कैसे? जब सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे, जब हम नहीं घूम रहे होंगे तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट जब हम कौन से पाथ में घूम रहे होंगे तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल। तो 2 एक्सेलरेशन हो जाएंगे उसके। क्या हो जाएंगे? तो इसलिए अगर एक्सेलरेशन बदल जाएगा तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। अगर ये पेंडुलम नॉर्मल रोते रहता तो इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होता नीचे की तरफ, जो कि कौन सा है? जी। और लेकिन अब क्योंकि ये घूम रहा है तो इस पे इधर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि कौन सा है? सेंट्रीपिटल। तो क्या इसका अब एक नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा? अरे बोलो, क्या इसका एक नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा? तो अब इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जिसको मैं जी डैश कह देता हूं, क्या जी डैश हमारे पास √g का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर होगा? इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं पहले ही, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r रहता है? वैल्यू चेक कर लो। रेडियस कैपिटल R है और वेलोसिटी v है, छोटा v है, तो हमने सही डाला है सब कुछ। ठीक है क्या? अरे बोलो, तो जी डैश बोलो क्या आ गया? g² प्लस में क्या? v²/r का होल स्क्वायर। तो यहां से जी डैश क्या आ गया बोलो भाई? g² प्लस v⁴/r²। सही है, खत्म हो गया काम। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो, 2π√L/g डैश। जी डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है बोलो? क्या आ चुकी है बोलो? √, एक और √ है, g² प्लस v⁴/r²। अब बताओ टाइम पीरियड बढ़ गया कम हो गया? आंसर है जी बढ़ गया। जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड, समझ गए क्या? इसी में ही अगर मान लो जब मैं गाड़ी घुमा रहा हूं तो क्या मैं गाड़ी की वेलोसिटी निकाल सकता हूं उस मीटर में देख के? जिस चक्कर में मैं गाड़ी को घुमा रहा था, क्या मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूं? क्या मुझे जी पता है? जो पेंडुलम टंगा रखा है उसका एल पता है? वो ही वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत रफ वीडियो थी, क्योंकि कोई भी ऑडियंस देख सकती है, उतनी कैलकुलेशन का क्या वहां पे काम। बट हम बीइंग एक 11th क्लास के स्टूडेंट क्या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम टाइम पीछे आंसर देखो, इतना ही कॉम्प्लेक्स है, बस शायद पीछे ऐसे पावर हाफ की फॉर्म में दे रखा है। चेक करना, पीछे आंसर शायद बस पावर हाफ वगैरह की फॉर्म में दे रखा है और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं। ऐसे पावर हाफ में नहीं छोड़ी? अच्छा ठीक है, सही है, डन। आगे बढ़ते हैं फिर 16 को। अच्छा, अब मैं इन 2 क्वेश्चन की बात कर रहा था भाई, किसकी? 17 और 18 की। किसकी बात कर रहे थे हम? जिसमें से 17 मैं आपको करा रहा हूं, 18 आपके लिए होमवर्क हो रहा है। यार ये पुरानी किताब दे दिया आपने मुझे, क्योंकि इसमें एडिशनल सवाल भी है ना, तो ये पुरानी है।
नई वाले के हिसाब से सवाल ही शायद 16 है ना? तो सारे बिगड़ गए होंगे ये वाले। आगे आपकी नई किताब है? अरे यार इस वाले बड़ा समझ गए, सवाल समझ गए ना, नंबर बाढ़ में गया। ठीक है, अब जो अगला सवाल है, नई किताब किसके पास है? अब जो अगले दो सवाल है हमारे पास, यानी 17 और 18, कौन से? जिसमें, अरे यार सुनो, जिसमें से दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बस उल्टा चलना है। तो आप, मैं कौन सा करा रहा हूं आपको? 18 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना, जो बच्चे एंट्रेंस खासकर नीट और जेई देने वाले हैं, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये सवाल अपने आप में एक डेरिवेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एक फॉर्मूला आ जाता है आपके पास जो आप सीधा लगा सकते हो कॉर्क के केस में। लेकिन पहले एक चीज समझनी होगी, अगर मेरे पास, हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में एसएचएम के 3 एग्जांपल्स पढ़े अगर आपको याद हो तो। पहला है पेंडुलम, दूसरा है स्प्रिंग मास सिस्टम, और तीसरा है प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स डायमीटर व्हेन इट इज परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन, जो कि अभी हमने लाइव क्लास में संडे को किया। सही है क्या? तो 3 प्रकार के क्या पढ़ लिया हमने? एसएचएम। ये चौथा एसएचएम है एक्चुअली में। इमेजिन करो आपके पास एक पानी की बाल्टी है, उसमें पानी भी है, आपने एक बड़ा सा कॉर्क ले लिया। कॉर्क समझते हो आप लोग? डेड सेल है ना? उसको लेके ना आपने उसको पानी में ऐसे रख के दबा के छोड़ दिया। क्या कॉर्क पानी पे तैरता है? यस। तो आपने उसको दबाया जबरदस्ती और छोड़ दिया, तो क्या वो ऊपर नीचे जाएगा? वो भी ये क्या है? एसएचएम। क्या है? क्या है? एसएचएम। क्योंकि वो भी कैसे जा रहा है? स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे पानी। इफ देयर इज नो लॉस, तो वो ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा? ऑसिलेट। जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम की कंडीशन है ये भी। ठीक है, हायर क्लासेस हमें प्रूव भी करना है कि एसएचएम है, बट हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है? एसएचएम। तो जहां पे हमने एसएचएम के एग्जांपल्स लिखे थे वहां पे ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे प्लीज, वहां पे ये ऐड करेंगे पॉइंट प्लीज। एसएचएम के 2 एग्जांपल लेके तीसरा लिखो, when we press a cork into water and release it. When we press a cork into water and release it. अब अगेन ये सिर्फ कॉर्क की बात नहीं हो रही है, क्या ये प्लास्टिक की बोतल के साथ भी होगा जिसमें हवा भरी हुई है ना भाई? तो प्लास्टिक की बोतल के साथ भी होगा ये तो काम। अरे बोलो यार। तो वो किसी के साथ भी होगा जो तैरेगा पानी में, उसके लिए। ठीक है, इवन ये आइस के साथ भी होगा, बट आइस में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो उतना हम फील नहीं कर पा रहे। हाँ जी, अब ये सवाल क्या देखो, एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है जिसकी डेंसिटी है कुछ और बेस एरिया ए है और हाइट h है जो लिक्विड के अंदर आपने दबाई थी, और उसकी डेंसिटी कितनी है? ρ1। कितनी है? द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज। उसको दबाया और छोड़ दिया। शो करो कि वो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करते वक्त उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा, जहां पे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ कॉर्क है, और आपको डैम्पिंग को इग्नोर करना है। डैम्पिंग याद है? डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी लॉस ऑफ एनर्जी, आपको उसको इग्नोर कर देना है। चलो आप शुरू करें। देखो, सबसे पहली बात, क्या ये कहना ठीक होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अगर ये एसएचएम है तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट क्या लगा सकता हूं? m/k। 2 पाई अंडर रूट क्या लगा सकता हूं? m/k। क्योंकि मैंने आपको परसों बताया अभी कि ये फॉर्मूला सिर्फ स्प्रिंग मास के लिए नहीं है, सबके लिए। क्लास की शुरुआत यहीं से हुई थी। बोलो भाई। अब इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ कॉर्क, क्या मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम रहता है? क्या मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम रहता है? कॉर्क की डेंसिटी कितनी है? ρ1 है। कितनी है? या रो है? रो है। कॉर्क की डेंसिटी कितनी है? रो। और वॉल्यूम कितनी होगी? A इंटू में h, क्योंकि जो पानी है उसमें कॉर्क जो है वो h हाइट तक जा रहा है। कितनी हाइट तक? और उसका बेस एरिया कितना? A। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? AH। कितनी आ गई? तो इसका जो मास हो गया वो ρAH हो गया। क्या हो गया?
ठीक है ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, इस मास को हम यहां पुट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें के भी निकालना होगा। क्या भी निकालना होगा? अब आप बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है। सही है क्या? सही है क्या? अब यहां पे हम ये किसका मास ले रहे हैं? ये फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? ये फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? पानी लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? पानी लगा रहा है। आपने लगाई, दबाया, अब आप छोड़ दिया। अब उससे जो ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए फोर्स कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पानी कितनी फोर्स लगाएगा? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतनी फोर्स लगेगी। सही है क्या? तो मास की जगह फिर से क्या लिख दूं? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। बस फर्क क्या है, यहां पे डेंसिटी इस बार फ्लूइड की आएगी। किसकी आएगी? ये सवाल 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे कुछ बच्चे, और पेपर में आ रहा है ये। कल भी क्लास खत्म हो सकती थी, 5 सवाल थे, 10 सवाल थे, होमवर्क दिए जा सकते थे। हर चीज को मजाक में समझते हो यार। डेंसिटी यहां पे किसकी आएगी? पानी की। पानी की डेंसिटी कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी है ρ1। कितनी है? वॉल्यूम कितनी होगी? जितनी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की होगी उतनी तो होगी, क्योंकि आर्किमिडीज के हिसाब से जितना पानी में ऑब्जेक्ट जाएगा उतना ही वाटर भी क्या करेगा? डिस्प्लेस। तो a इंटू में h आ गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कितना कराया आपने? h ही कराया। तो क्या h से h? तो k की वैल्यू क्या आ गई? बोलो, ρ1 a g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो g होगा। सही है क्या? इसकी वैल्यू क्या आ गई? थर्ड। आपको पता है क्या करना है? क्या करना है? सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देना है। काम हो गया भाई। तो पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट m। m की जगह क्या डाल देंगे हम? रो ए एच। क्या डाल देंगे? और k की जगह क्या डाल देंगे भाई हम? ρ1 AG। क्या डाल देंगे? क्या a से a कैंसिल हो जाएगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ρh बाय ρ1g। क्या यही हमें प्रूफ करना था? और क्या अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो क्या हमारे पास ये एक फॉर्मूला भी आ गया? तो अगर आपको एक कॉर्क दे रखा हो, या एक प्लास्टिक की बॉल दे रखी हो, या एक बर्फ दे रखी हो, या कोई भी एक चीज तैरने वाले दे रखी हो, उनकी डेंसिटी दे रखी हो, और बोल दिया हो कि इतना डिस्प्लेस किया, तो क्या हम ये सीधा फॉर्मूला लगा के टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या सीबीएसई में हमें ये सीधा फॉर्मूला लगाना अलाउड है? आंसर है मेरे हिसाब से तो नहीं, और ना ही मेरे को लगता है सीबीएसई में चांसेस हैं कि इसके ऊपर सीधा कोई न्यूमेरिकल आएगा। बट अगर कोई न्यूमेरिकल आया सीबीएसई में तो आपको यहां से शुरुआत करनी होगी और बोलना होगा देखो मास हम ऐसे निकाल रहे हैं, के हम ऐसे निकाल रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देना, जो वैल्यूज आएंगे यहाँ पुट हो जाएंगे। सही है क्या? सही है क्या? तो उसको न्यूमेरिकल की तरह भी किया सकते हैं। सारी वैल्यूज दे रखी होती तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती। क्या आ जाती? अगर वैल्यू आ जाती तो टाइम पीरियड भी आ जाता। बात समझ में आई? तो लिखो कहीं पे, फॉर्मूले में लिख लो, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ time period of any floating object over fluid, time period of any floating object over fluid is t is equals to 2 pi under root रो एच अपॉन में ρ1g, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ कॉर्क, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट, रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ क्या? फ्लूइड। बात समझ में आती है क्या? पक्की बात है? अरे डन है क्या? समझ गए? तो इस कुछ पूछना है क्या? तो इसी से रिलेटेड जो हमारा देखो अगला सवाल है उसमें रिवर्स है, सेम क्वेश्चन है। अब यूट्यूब में लिक्विड है, क्या आपको याद है मैंने बताया था यूट्यूब में भी एसएचएम होता है। अगर हम एक तरफ क्या क्रिएट कर दें?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो क्या करेगा लिक्विड, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो वो भी तो एक प्रकार का क्या है, एसएच है। इस नीचे वाले क्वेश्चन में रिवर्स जाना है आपको। क्या जाना है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रिवर्स जाके क्या प्रूफ कर सकते हो कि उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और अगर टाइम पीरियड क्या प्रूफ हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो हम प्रूफ कर देंगे कि वो एक एसएचएन है। होमवर्क क्या लिख लो, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, आओ ये भी खत्म करते हैं चैप्टर को भाई। हमने वैसे तो ये भी कल हो ही जाना था, बट चलो इसको अभी हम कर लेते हैं फटाक से। हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड के बारे में हमने कुछ बातें की थी पेंडुलम की। पहली बात क्या थी कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगर मान लो आप अपने स्कूल में करोगे तो लेंथ कहां तक नापते आप इसकी, ऊपर से लेके लेंथ कहां तक नापते, इसके सेंटर तक। बट क्योंकि ये खुद अपने आप में नीचे से भारी है, और अगर मैं इसको मासलेस मान लूं, अगर मैं इतने हिस्से को क्या मान लूं, मासलेस, तो फिर नीचे वाले से हम कैलकुलेट करेंगे। समझ गए क्या। अभी के लिए ये रेगुलेटर के साथ वाला स्विच ऑफ करना, सिर्फ रेगुलेटर के साथ वाला। हाँ, ऐसा ही वहां से भी कर दो, क्योंकि हाँ, क्योंकि हवा कम से कम होगी तो हमारे एरर क्या आएंगे भाई, कम से कम आएंगे। सही है क्या। अच्छा, सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका लेना देना किस पे नहीं है, डिफ्लेक्शन के एंगल से। किस पे, डिफ्लेक्शन के एंगल। तो मैं यहां पे स्टॉप वॉच ऑन करता हूं। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 ऑसिलेशन के लिए काम करेंगे, 10। वाई 10? बिकॉज एरर कम से कम हो जाए। इतना तो पता है ना सबको, जितनी 10 ऑसिलेशन के लिए बार बार नहीं, एक ही बारी में 10, ताकि एरर मिनिमाइज हो जाए। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन ए लेके, क्या लेके, तो अब इसका 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको थोड़े बड़े एंगल से ऑसिलेट कर देता हूं, सही रहेगा। स्टार्ट। 1, गिनो साथ साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर लगभग 22.49 आया। अब अगर इसका आंसर 22.49 आया तो क्या टाइम पीरियड 2.249 सेकेंड्स हो गया, क्योंकि ये तो 10 के लिए निकाला ना हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्मॉलर एंगल के लिए डिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या हमने लगभग पहले इतने पे किया था, अब हम क्या करेंगे, या अगर इसकी मीन पोजीशन तो यहां से ऑसिलेट कर देंगे। पहले से बहुत कम एंगल है ये तो। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना आंसर आया, 22.24 आया। अगेन ये हमारे पास थीटा जब हमने बी लिया तो टाइम पीरियड 10 ऑसिलेशन कितना आया, 22.24। तो एक के लिए कितना आ गया, 2.224 सेकेंड। तो क्या ये दोनों टाइम पीरियड सिमिलर हैं? ऑब्वियस सी बात है, यस यार, बोलो। अब अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा एंगल ले ले, लेट्स से, जितना एंगल बड़ा होगा उतना खिंचाव बढ़ेगा, किसमें, धागे में। तो क्या हमारा धागा खिंचाव वाला है या बिना खिंचाव वाला है? ऐसा कौन सा धागा होता है जो खिंच नहीं सकता भाई, तो इसमें खिंचाव तो होगा। लेकिन अगर हम एंगल को, और हमने पहले इतना बड़ा एंगल तो नहीं लिया था, बोलो। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या आंसर लगभग सेम ही आया? कितना, 22। यानी आंसर के हर एक केस में 2.2 ही आ रहा है। मैंने वो कहा था 0.0 के बाद तो एरर आएगा ही आएगा। बोलो भाई, अगर हम डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा ले लें तो 10 का आया है हमारे पास 22.72। तो क्या यहां एम
तो कितना आ गया 2.27 सेकेंड। कितना आ गया? यानी ये तो तय है कि इसका लेना देना किससे नहीं है, डिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इसका मास से लेना देना है? अच्छा, क्या हम ये जो हमारे पास वजन है ये 50 ग्राम लिखा हुआ है, इस पे कितना लिखा हुआ है? अब इसके अंदर क्या मैंने इसके अंदर 50 ग्राम वजन और डाल दिया, तो क्या अगर ये मास पर डिपेंड करता होता तो क्या टाइम पीरियड बदलता? अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किससे लेना देना नहीं है, इसका एंगल से। तो क्या मैं इसे किसी भी एंगल पे छोड़ूं? ये सारा हमने कितने पे डेटा लिया? 50 ग्राम पे। कितने पे लिया? अब हम डेटा ले रहे हैं 100 ग्राम पे। कितने पे ले रहे हैं? क्या मैं इसे कितने भी एंगल छोड़ दूं, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि एंगल का कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट। 1 5 क्या आंसर 22.4 आ गया? क्या 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आ गया है 22.46, विच इज टी इज अगेन 2.24। ये तो लगभग एग्जैक्ट ही आ गया सेकंड वाले केस के। बोलो, तो ये आ गया हमारा इतना सेकंड। तो अगर हम मास को एक बार और बढ़ा देते हैं, बस इससे ज्यादा बार बार भी आप कर सकते हो, पूरे दिन लगे रहो। बट क्या अब मुझे बताओ, क्या जैसे जैसे मैं मास बढ़ाऊंगा लेंथ ऊपर खिसकेगी इसकी? समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि अब पहले इसका सेंटर यहां था, इस वाले के सेंटर पे। अब जब ये दो लगाए तो इनके दोनों के बीच में होगा, थोड़ा ऊपर खिसक गया, अब इसके बीच में आ जाएगा। तो क्या लेंथ बार बार चेंज हो रही है? लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन हम उसको क्यों इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि जब मास बढ़ेगा तो धागा भी खींचेगा। तो एरर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। बट अगर मास पे डिपेंड करेगा तो मास डबल करने पे तो टाइम पीरियड डबल होना चाहिए ना, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम कितने ग्राम पे ले रहे हैं? ये 150 ग्राम पे। स्टार्ट। 1 2 3 4 9 10। क्या आंसर 22.5 कुछ ही आ गया फिर से? यानी अगर मैं मास कितना ले लूं भाई 150 ग्राम, तो भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2.25 सेकेंड्स। तो यानी मास से इसका कोई लेना देना तो नहीं है। ये तो समझ में आ गया, बात समझ में आती है? आपके हिसाब से क्या इसका लेंथ से लेना देना होगा? लेंथ से, लेंथ से तो लेना देना बिल्कुल है भाई। इसका लेंथ कम कर देंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड, तो अगर मैं इसकी लेंथ को कम कर देता हूं, क्या इसकी लेंथ कम कर दी हमने? आओ अब इसके लिए 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? स्टार्ट। 1 2, आप खुद ही फील कर रहे हो। 3, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम। 4 5, अब 20 के आसपास आएगा। 6 तो कितना आया? मैंने क्यों बोला 20 के आसपास आया? क्योंकि हमने 5 ऑसिलेशन के लिए 10 देख लिया था, तो लगभग डबल ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 20। अगर मैं इसके लेंथ और कम करता चला जाऊंगा तो क्या टाइम कम होता चला जाएगा? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। बात समझ में आती है? अब अगर मैं यही काम किसके लिए करूं? एक स्प्रिंग के लिए। किसके लिए करूं? ये हमारे पास एक रफ सा स्प्रिंग हो जाता है भाई। मैं बाकी ऊपर वाला हिस्सा जोड़ दूंगा क्योंकि हमें इसका कुछ काम है नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, क्या स्प्रिंग के पास खुद का एक वजन है? अच्छा, ये जो स्प्रिंग है क्या ये साइंटिफिक स्प्रिंग है या बच्चों को खिलौने वाला है? तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, एरर बहुत ज़्यादा है। बोलो, बट हमें अगेन हम यहाँ कैलकुलेशन वाले प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हमें बेसिक साइंस से मतलब है। आओ ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालते हैं। क्या ये अपने खुद के वजन से ही टाइम पीरियड कर रहा है? बोलो, इतना डिस्प्लेस कर रहा हूँ और इसका टाइम पीरियड बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है क्या? स्टार्ट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आया 10 का? लगभग कितना सेकेंड्स आया? 9.8 विच इज 10 हो गया, तो 1 सेकेंड का टाइम पीरियड हो गया इसका। कितना हो गया? अब मुझे एक पेन दो, हम इस पे एक मास्क, क्योंकि 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम इस पे एक मास्क लगा देते हैं। सही है क्या? हम इस पे एक मास्क लगा देते हैं। ये तो बहुत हल्का सा पेन है, कोई भारी सा पेन दो ना, तेरा मैक्स मेरा मैक्स वगैरह वाले नहीं है क्या? हाँ ये चलेगा, ये चलेगा। अबे यार तुम तो सूंघने वाली चीजें दे रहे हो यार। ये तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया शायद। एक बार इससे करके देखते हैं। चलो, ये हमारे पास एक अब क्या पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड कर रहा था? नहीं। अच्छा, टाइम पीरियड याद है आपको? मैंने हटा दिया भाई। कितना था? अगर स्प्रिंग की बात करें तो विदाउट मास मतलब स्प्रिंग के खुद के मास की वजह से टाइम पीरियड 0.9 सेकेंड आया। सही है क्या? अब मास के साथ बात कर लेते हैं। स्टार्ट। 1 2 3, पागल हो क्या? 4 5 6 7 8 9 10। तो 12 सेकेंड आया। यानी विद मास अगर बात करें तो कितना आ रहा है? बढ़ रहा है। 12 को डिवाइड करो ना, तो 1.26 सेकेंड हो गया। 1. अब इस पे ये वाला मास भी अगर हम लगा दें तो मास और बढ़ जाएगा क्या? जितना ज्यादा मास बढ़ेगा क्या टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा? मुझे नहीं लगता भाई, करके देख लेते हैं। चलो आप स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 17 सेकेंड आ गया? यानी विद एक्स्ट्रा मास, विद क्या एक का टाइम पीरियड 1.7 सेकेंड आ गया। तो यानी कि स्प्रिंग का जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। ओ सॉरी, स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। लेकिन किसका नहीं कर रहा? पेंडुलम का मास से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? पेंडुलम का मास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बातें हमने ऑब्जर्व भी करी थी और फॉर्मूले से भी ऑब्जर्व करी थी, आज वैसे भी देख ली। सही है क्या? सही है क्या? तो होमवर्क क्या है आप लोगों का? जितने भी क्वेश्चन इसके बचे रहे हैं वो आपको घर से बना के आने। सही है? डन है? पक्की बात? हाँ। तो फिर दोनों के टाइम पीरियड का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना भी है। नहीं, अलग के बहुत अलग पढ़ाई है वो तो। कॉम्प्लेक्स पेंडुलम बना दिया ना भाई आपने। अरे समझ के होमवर्क क्या है? क्या है? जितने सवाल बच जाते हैं वो क्या करके आने हैं? घर से बना के आने। ठीक है, चलो जाओ, इतना कर रहे हैं आज हम। हाँ जाओ।